एक्सपोर्टर्स इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ साथ रुपए की डीवैल्यूएशन भी मांग रहे हैं। एक्सपोर्टर्स की वही पुरानी लॉजिक है कि अगर रुपए को डीवैल्यू किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में फिर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। मगर अहम सवाल ये भी है कि आखिर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स सेक्टर बार बार सरकारी मराद का क्यों मोहताज रहता है। हम सब जानते हैं कि माजी में भी डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, बल्कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई का सैलाब ही आया है। हमारे थिंक टैंक ने 30 साल की स्टडी की। हमारा जब डिवैल्यूएशन होती है हमारी एक्सपोर्ट्स गिरती हैं और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती है। 8% इकोनॉमी पे एक्सपोर्टर्स को आप अटेंड करें और 92% को आप इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से डैमेज कर दें। ये सिर्फ वो कह रहे हैं जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है या जिनका पैसा लॉकर्स में पड़ा हुआ है डॉलर। सो डिवैल्यूएशन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं डालती है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक इंडिकेटिव एप्रिसिएशन देख सकते हैं रुपए की और वो इट मेक्स सेंस। डू यू एग्री विद दैट? इस टाइम तो सर जो स्टेट बैंक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कर रहा है, एक उसमें स्टेबिलिटी आई। करेंसी मार्केट के अंदर इमीडिएट अनस्टेबल नहीं करना चाहिए इसको इस स्टेज के ऊपर। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी आपकी जो वीकनेसेस हैं उन्हें दूर करना पड़े। ईएफएस के साथ जो उसने गदर किया, आपकी 150 टेक्सटाइल मिल बंद हुई पड़ी है। एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड कि यार्न और क्लॉथ चाइना से फ्री मंगवा के आपने यहाँ से लोकल मार्केट में बेच दिया और अनरजिस्टर्ड जिनिंग मिलों से आपने उठा के अपनी बुक्स बैलेंस कर दी। ये जो आप फरमा रहे हैं, जो आप ईएफएस का मिसयूज और अब्यूज बताया, तमाम चीजें, तो ये तो एक आउटराइट क्राइम है ना। ये तो लॉ इन्फोर्समेंट का मामला है। तो किसने करना है? गवर्नमेंट नहीं करना है ना सर। पोलिटिकल विल होनी चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बज़ाहिर रिकवरी और स्टेबिलिटी के मरहले में नज़र आ रही है। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, रेमिटेंसेस, एक्सचेंज रेट, फॉरेन रिजर्व में बेहतरी आ चुकी है। लेकिन टैक्स सिस्टम, पॉलिसीज, इनकंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चरल इश्यूज पाकिस्तान में लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बेपनाह कमी ला रहे हैं। ये सीरियस मामला है। यही इश्यूज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन की बड़ी वजह है, जबकि इन सब के नतीजे में पिछले 3 सालों से माशी तरक्की यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारी जीडीपी ग्रोथ औसतन 1.5 से 2% से आगे नहीं बढ़ सकी। और यही है क्राइसिस। ये एक बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल अब बेहतरी की है। शरह सूद में मजीद 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है। अब इंटरेस्ट रेट 11% से कम होकर तकरीबन 10.5% हो गया है। मगर एक्सपोर्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी ने 50 बेसिस पॉइंट की कमी को टोकन कट का नाम दिया था और नाकाफी और बहुत मामूली करार दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का बहरहाल दावा है कि 2026 में जीडीपी ग्रोथ 3.25% से 4.25% रहने की तवक्को है। खुदा करे ऐसा हो जाए, लेकिन न जाने क्यों आसार नहीं लग रहे। गवर्नर स्टेट बैंक का ये भी कहना है कि अगले साल भी इन्फ्लेशन 5 से 7% के रेंज में रहेगी। गोया इंटरेस्ट रेट में कमी की गुंजाइश थी और मजीद भी है। इसलिए स्टेट बैंक ने बहुत कॉशियस रहते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। लेकिन एक्सपोर्टर्स इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ साथ रुपए की डीवैल्यूएशन भी मांग रहे हैं। एक्सपोर्टर्स की वही पुरानी लॉजिक है कि अगर रुपए को डीवैल्यू किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में फिर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। मगर अहम सवाल ये भी है कि आखिर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर बार बार सरकारी मराद का क्यों मोहताज रहता है। हम सब जानते हैं कि माजी में भी डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, बल्कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई का सैलाब ही आया है। 2022 से 2023 के दरमियान रुपए की कदर में 80% तक कमी आई, डीवैल्यू हो गया 80%। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपीज़ से बढ़ के 307 रुपीज़ तक पहुंचा। इसके बाद भी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी और ना ही हमने कोई बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखी, बल्कि इन्फ्लेशन 38% तक जा पहुंचा और एक्सचेंज रेट बुरी तरह से अंडर प्रेशर आ गया। तशवीशनाक नंबर्स ये भी हैं कि 2022 में जब डॉलर 181 रुपीज़ का था, उस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 16.5 बिलियन डॉलर्स थी, जो पिछले साल डॉलर 2080 के पास रहा तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स महज 17.8 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकी। गोया कि रुपए की कदर में 60% कमी आई, लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स महज 8% बढ़ी। ऑन माई रेडार में आज इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट जनाब अहमद नवाज सुखेरा को। आप इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट नामी एक थिंक टैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, उसको रन कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तकरीबन 40 साल पर मुहित कैरियर में 9 साल तक फेडरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी।
5 मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया। प्राइवेटाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स और टेक्सटाइल जैसी अहम मिनिस्ट्रीज़ में फेडरल सेक्रेटरी रहे और 2023 में कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्र साहब। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि किसी भी मुल्क के लिए क्रिटिकल एक चीज़ होती है कि इनफ्लोज के लिए आपको, तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो बिल्कुल स्टक हैं। और अब जो हम देख रहे हैं कि स्टक में होती हैं तो वही पुराने नुस्खा जो है वो आजमाने की बात करते हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि जी पहले आप हमें डिवैल्यूएशन करके दे दें ताकि हम जो हैं वो हम एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ा देंगे। अब ये समझ में नहीं आता, अगर इतना आसान है तो ये तो डॉलर हमारा 150 से 307 रुपये तक चला गया था, 160 से 170, 180, 305, मगर हमारी एक्सपोर्ट्स तो वहीं की वहीं खड़ी हैं। आज भी जो है वो सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी। अब ये कहते हैं मसला ये है कि 2 साल से हमारा एक्सचेंज रेट इस जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये कहीं दुनिया में सिर्फ एक्सचेंज रेट की बेसिस पे एक्सपोर्ट्स का खेल खेला जाता है या ये सिर्फ ये पाकिस्तान की किस्मत में आया है? खान साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे थिंक टैंक ने चाइना की 30 साल की स्टडी की कि उन्होंने कैसे किया। उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल की, उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स और अपना एक्सचेंज रेट उन्होंने एक बैंड के अंदर कंटिन्यूटी के साथ रखा। जब उनकी डिवैल्यूएशन, जब उनका प्रेशर आया करेंसी पे, उनकी इंपोर्ट्स भी कम हुई, एक्सपोर्ट्स भी कम हुई। हमारी साइड पे 30 साल का जब हमने देखा, हमारा जब डिवैल्यूएशन होती है हमारी एक्सपोर्ट्स गिरती हैं और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। इंपोर्ट्स हमारी इसलिए बढ़ती हैं, हमारी फ्यूल ऑयल इन इलास्टिक है डिमांड, हमारी एडिबल ऑयल इन इलास्टिक है डिमांड, कुछ हम इंडस्ट्री चलाने के लिए कॉटन मंगाते हैं, कुछ हम वीट वगैरह मंगवाते हैं। ये हमारे पास वो गुंजाइश नहीं है। जितनी मशीनरी, जितना रॉ मटेरियल हम मंगाते हैं इंपोर्टेड, हमारी एक्सपोर्ट्स एक्चुअली हिट होती हैं। ये सिर्फ फ़ायदा होता है इमीडिएटली जो बाहर पैसा एक्सपोर्टर का या होल्डेड मनी पड़ा है उन्हें भी इमीडिएट फ़ायदा होता है। विद इन 6 मंथ्स वेज रेट भी एडजस्ट कर जाता है, इन्फ्लेशन इंपोर्ट होती है और फ्यूल की वजह से बिजली महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स महंगी होती हैं, मशीनरी महंगी होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी फिर बढ़ जाती है। इसलिए एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ती, एक्चुअली नीचे जाती हैं। माजरत के साथ हमारा थिंक टैंक तो बड़ा क्लियर है कि डिवैल्यूएशन ने हिस्टोरिकली हमें असिस्ट नहीं किया। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जब बढ़ी उस टाइम रील 93 के करीब था, अब इस टाइम 103, 104 है। आपकी एक स्टेबिलिटी आई हुई है मार्केट में। ये सिर्फ वो कह रहे हैं जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है या जिनका पैसा लॉकर्स में पड़ा हुआ है, डॉलर्स। सो डिवैल्यूएशन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं डालती है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेटिटिव करनी पड़ेगी रीजनल कंट्रीज के साथ, आईपीपीज का इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा, डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको सबसे इम्पोर्टेंटली टैक्सेशन। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी डिवैल्यूएशन या डिवैल करने का तो सवाल ही नहीं है इस वक्त जो हमारी सिचुएशन, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस बात की गवाही दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद हम कुछ एक इफ़ नॉट सब्सटेंशनल एक इंडिकेटिव एप्रिसिएशन देख सकते हैं रुपए की, और वो इट मेक्स सेंस। डू यू एग्री विद दैट? इस टाइम तो सर जो स्टेट बैंक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कर रहा है, एक उसमें स्टेबिलिटी आई हुई है, दूसरी चीज़ों को अटेंड करना चाहिए। करेंसी मार्केट के अंदर इमीडिएट आई थिंक अनस्टेबल नहीं करना चाहिए इसको इस स्टेज के ऊपर। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हैंडल करना चाहिए, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। खान साहब, 8% इकोनॉमी पे एक्सपोर्टर्स को आप अटेंड करें और 92% को आप इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से डैमेज कर दें, ये तो कोई रैशनल चीज़ नहीं होगी जी मेरी दानिश। सही है। अच्छा, दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा मसला है हमारी इकॉनमी के लिए, जाहिर है कि वो क्रिटिकल है मामला, तो वो ये कि हमारा जो टैक्स नेट है, जो हमारा टैक्स टू जीडीपी है, वो यकीनी तौर पे जाहिर है कि वो बहुत ही डिसमल है। और अभी हमने देखे नंबर्स भी
कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल भी करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तो ज़ीरो रिटर्न फाइल कर देते हैं। ये बहुत ही सीरियस क्राइसिस है जिससे हम गुज़र रहे हैं, और ये हर गवर्नमेंट ने कोशिश कर ली, हम डिजिटाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का साइज़ किसी सूरत से कम नहीं हो रहा है, अपनी जगह पर है, इसलिए कि जो टैक्सेशन के मामलात हैं या एफबीआर के मामलात हैं वो लोगों के लिए किसी सूरत से फ्रेंडली नहीं हो सके हैं, या ये कि लोग उस पर नहीं ट्यून हो सके हैं कि उन्हें बहरहाल टैक्स पे करना है। तो ये क्राइसिस जो है ना, इसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है जो अभी आप देख रहे हैं? ये क्यों नहीं एक रत्ती बराबर भी इम्प्रूवमेंट हम नहीं देख रहे हैं? खान साहब, मैं पहले थोड़ा सा इसे कॉन्टेक्स्ट वेरी ब्रीफली बता के फिर इस पे आता हूँ। देखें, आप 3 साल से आपकी इकोनॉमी ग्रो की है 1.8% पर एनम। उस 1.8% की ग्रोथ के टाइम पे आपने डबल कर दिया अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेशन। आपने 206% सैलरीड क्लास पे इन्हांस रेवेन्यू लिया है आपने, उनसे ज़्यादा लिया है। 131% आपने बिजनेसेस से ज़्यादा लिया है जब इकोनॉमी नहीं चल रही थी। इकोनॉमी में सख्त नहीं है ऑलरेडी टैक्स बंदों को और टैक्स उनसे निकालने की, इसीलिए मैंने अखराजात कम करने की बात की थी कि प्रेशर कम हो। देखिए, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। पाकिस्तान में 177 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं। उनमें से, क्योंकि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं पर्सन्स के भी एंटिटीज के भी, 83 मिलियन यूनिक बैंक अकाउंट्स हैं। अगर 83 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं तो कैसे हो सकता है कि सिर्फ 5.9 मिलियन टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हों, जिनमें से जैसे आपने फरमाया सिर्फ 3.6 मिलियन ने टैक्स एक्चुअली दिया है, बाकियों ने नो टैक्स किया। अब 3.6 मिलियन टैक्स दे रहे हैं, 5.9 मिलियन रिटर्न्स हुई हैं। तो वो जो 83 मिलियन यूनिक बैंक अकाउंट्स हैं जिनका पैसा बैंक में पड़ा है, उनसे एफबीआर को पूछना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया है, वो क्यों नहीं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे। मैं जरूर कहना चाहूंगा, चेयरमैन एफबीआर मेरे तो कुलीग हैं, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्हें ये टास्क दिया जाए कि ये बैंक अकाउंट्स जो हैं इनको चेक करें कि ये लेकिन सुकैर साहब, आपको पता है ना कि अगर हम सुकैर साहब, अगर एफबीआर और टैक्स ऑफिशियल्स को हम बैंक्स पे अनलीश कर देंगे तो ये जो पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक से भी निकल जाएगा ना। ये भी तो एक है ना, रन हो जाएगा बैंक्स पे। ये तो है ना, इट्स अ टू एज्ड स्वॉर्ड। सर, अगर मैंने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, उसमें पैसे हैं, तो रिटर्न फाइल तो होनी चाहिए ना। ये तो उसूल की बात है। आप जो फाइल कर रहे हैं उनको तो तकरीबन कत्लेआम की सिचुएशन में आ गए जी। अगर आप मेरे से पूछें, हमारे थिंक टैंक का ये बड़ा क्लियर है कि कोई कारोबार 100 रुपया कमा के 55-60 रुपए सरकार को देके 40 रुपए जाके वापस ना बिजनेस चला सकता है, ना बीएमआर कर सकता है, ना इम्प्रूवमेंट कर सकता है, तो ये इकोनॉमी नीचे जाएगी। सैलरीड क्लास अगर 100 में से 35 रुपए सरकार को देके 65 रुपए में घर नहीं चलाएंगे, 18% जीएसटी हर खर्चे पे अलहदा देंगे, तो फिर बाहर भागेंगे। आपको अखराजात भी कम करने हैं, टैक्स वाइडन करना है। वाइडन करने का जो नहीं देता सर्विस सेक्टर, उसके ऊपर लॉन्च कीजिए। हम ये समझते हैं थिंक टैंक में कि आपको अपने टैक्स रेट आधे करने चाहिए। आप अपने कंपेटिटर मुल्कों से तो देखें, 25% के करीब आपका कॉर्पोरेट टैक्स है बाकी जगहों पे। सुकैर साहब, टैक्स रेट आधा कर दें तो रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल आएगा वो कैसे पूरा होगा? ये तो फिर जाहिर है कि रेवेन्यू भी तो आधा हो जाएगा ना, फिर कैसे काम चलेगा? सर, इसीलिए तो वाइड दो चीजें, एक आप वाइडन करेंगे और जो नहीं देते उनसे लेंगे या पूरा टैक्स लेंगे। सेकेंडली, आप अपने अखराजात कम करेंगे ताकि आपके ऊपर टैक्स कलेक्शन का प्रेशर कम हो। अगर वो दोनों चीजों की नीयत नहीं है तो फिर 2-3 साल में आपने, पिछले 3 साल में टैक्स रेवेन्यू डबल किया है। इससे ज्यादा अब सकत नहीं है।
वो आपने बिजनेसेस में या कारोबार में 100% इंडिया सही बात की कि जब इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो 1.5% है और ग्रोथ और रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 100% है, तो इसका मतलब ये कि वो बेचारे जो इकोनॉमी में जो शरीक हैं जो कि अपने टैक्सेस देते हैं उन्हीं से आपने खींचा है ना सारा कुछ। तो और जिसके बाद ये आज कैफियत है ना जो हम देख रहे हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम्प्लीटली रोकी हुई है, एफडीआई आता नहीं है, जो मल्टीनेशनल्स हैं वो मुल्क छोड़ के जा रही हैं बल्कि भाग रही हैं। तो ये तो एक केओटिक सिचुएशन है ना सर। खान साहब, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे जब हम अपनी प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में रोड शोज करते थे दुनिया भर में, हर आदमी जो पहला सवाल पूछता था वो पूछता था, सेक्रेटरी साहब ये बताएं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें, हम वियतनाम में, हम थाईलैंड में, हम इंडिया में, हम बांग्लादेश में, मलेशिया में क्यों ना करें। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि इन्वेस्टर के पास, फॉरेन इन्वेस्टर स्पेशली, और अब तो लोकल के पास भी, कि जी उनके पास अपना कैपिटल दुनिया में ज्यादा प्रॉफिटेबल जगहों पे लगाने की अपॉर्चुनिटीज हैं, अनलेस हम वी आर कंपीटिंग विद अदर कंट्रीज टू गेट देयर कैपिटल। अगर हम उन्हें बेहतर माहौल नहीं देंगे तो खाली नेशनलिज्म के बेस पे पाकिस्तानी तो कर देंगे, बाहर से तो कोई नहीं आएगा। हमें इन्वायरमेंट ऐसी देनी पड़ेगी, रिटर्न्स ऐसी देनी पड़ेंगी, इकोनॉमी चलेगी तो मिलेगी कि बाहर के लोग यहाँ प्रॉफिट के लिए आए। इन्वेस्टर तो प्रॉफिट के लिए आता है। मैं बाय द वे एक चीज बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस में जब भी हमने किसी फॉरेन इन्वेस्टर से बात की, उसने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शर्त होगी कि आर्बिट्रेशन यूके ज्यूरिसडिक्शन होगी या सिंगापुर होगी, हमें आपके अदालती निज़ाम पे फेथ नहीं है। दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन आवर ग्लोबल रैंकिंग्स। आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी दूसरी चीजें हैं। सही। सो सारी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, सिर्फ एक ऑर्गन को पकड़ के हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल चाहिए, और कितना टाइम चाहिए, 2 साल हो गए, स्टेबिलिटी माशाल्लाह से आई, अच्छा काम किया। जब तक आपकी पॉलिसी मेकिंग उस साइड पे नहीं आएगी, किस तरह से आप कहेंगे कि विशफुल थिंकिंग होगी फिर तो, कि बैठे बिठाए एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। सही। अभी ईएफएस आप देखें, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी आपकी जो वीकनेसेस हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा। ईएफएस के साथ जो उसने गदर किया, आपकी 150 टेक्सटाइल मिल बंद हुई पड़ी है। एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड जी कि यान और क्लॉथ चाइना से फ्री मंगवा के आपने यहाँ से लोकल मार्केट में बेच दिया, और अनरजिस्टर्ड जिनिंग मिलों से आपने उठा के अपनी बुक्स बैलेंस कर दी। अब ये तो आउटराइट क्राइम है ना जी, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट का मामला है। समझने में ये जो आप फरमा रहे हैं, जो आपने ईएफएस का मिसयूज़ और अब्यूज़ करार बताया तमाम चीज़ें, तो ये तो एक आउटराइट क्राइम है ना, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट का मामला है। फिर तो किसने करना है? गवर्नमेंट नहीं करना है ना सर। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब वो क्यों है अनरजिस्टर्ड जिनिंग मिल्स? लगाएं उन्हें, रिस्क करें, कैमरास उनके अंदर लगाएं ना। इसमें आप शुगर का ले लीजिए। शुगर पिछले साल तकरीबन 400 पे गन्ना प्रोक्योर हुआ। आपका रेट जो था वो 70-80 रुपए था। 124 रुपए पर केजी पे आपने इजाजत दी एक्सपोर्ट करने की कि नहीं बढ़ेगा। शुगर आपकी मार्केट में आ गई 225 पे जी। और आपका जो है रेट हुई, प्रोक्योरमेंट रेट आपने छोड़ा हुआ है 400 की 400 पे। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर 35% एम्प्लॉयमेंट जनरेट वो करता है। आपने 35% बंदे वाला सेक्टर, आपने लेबर वाला बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ के तबाह कर दिया। 16% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। आपकी 150 मिल तो भी ये बंद हो गई, 1 मिलियन आदमी हो गया। ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना पड़ेगा सर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सुखैर साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी एक बार फिर सीरियस चैलेंजेस का सामना कर रही है। हालांकि मैक्रो इकॉनमी के जो हमारे फंडामेंटल्स हैं उसमें बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद हमारी इकॉनमी जो है उसको हम फास्ट मूविंग इकॉनमी हम नहीं कह सकते। बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। ख़ासतौर पे हमारी ग्रोथ जो है वो मिजरेबल है, कोई 2.5% के करीब।
हमारे यहाँ एफडीआई बहुत ही वो भी मेजरेबल है, तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के करीब। हमारे यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एलएसएम की ग्रोथ नहीं है बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो हम देख रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो स्टैटिक हैं, वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ कोई सिग्निफिकेंट कम से कम अब पीआईए की तो है मगर इसके अलावा नहीं हुई है। एक सही मानों में जेन्युइन टर्न अराउंड देखे इकॉनमी में, पॉजिटिव टर्न अराउंड देखे, ये कैसे मुमकिन होगा? खान साहब देखिए, गवर्नमेंट ने बड़ी हिम्मत की है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ये चीज़ें स्टेबल करने के लिए, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी की तरफ जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है, एक फिगर जो शायद हमें सबसे ज़्यादा जहन में रखना चाहिए, वो तकरीबन 44-45% ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन है। अगर इकोनॉमी चलेगी तो ये हम अपने 10-11 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से ऊपर ला सकेंगे। इकोनॉमी को चलाने के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें डॉलर्स की शॉर्टेज है, एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉब क्रिएशन चाहिए, डोमेस्टिक बिजनेसेस एंड ट्रेड इम्पोर्टेंट है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये गुंजाइश कहाँ से निकालनी है ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी, स्टेट बैंक ने मुहतात जरूर एक्शन लिया कि 50 बेसिस पॉइंट कम किया, लेकिन द इशू रिमेन्स कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रीजनल कंपेटिटर्स के हिसाब से हम कहाँ खड़े। हमारा इंटरेस्ट रेट अभी भी ऑलमोस्ट डबल है, हमारी बिजली की कीमत ऑलमोस्ट डबल है, हमारी गैस की कीमत और डबल या उससे ज़्यादा है, 2.5 गुना है। अब जब तक ये बेसिक फंडामेंटल्स को नहीं करेक्ट करेंगे तब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगा। तो सुखैर साहब, ईजियर सेड देन डन, कैसे कम करेंगे ये तमाम चीज़ें? कम करनी तो डेफिनेटली है, जैसे आपने फरमाया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा किसी भी कंपटीशन से 100 गुना ज़्यादा है या वॉट एवर, बहुत ही सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है, कॉमन सेंस है कि जी कि इसको कम करें, मगर कम करने की गुंजाइश है हमारे पास, की जा सकती है? सर दो चीज़ें। नंबर 1, गवर्नमेंट की अपनी बोरोइंग जॉन सी है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल नहीं कर रही। अगर आप इस पीरियड में देखें, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बड़ा है, शायद 13% के करीब। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ। बैंक्स का इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो 104% के करीब है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। प्राइवेट एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस के लोन्स में तो हो नहीं रही है, तो फिर इकोनॉमी कहाँ से चलेगी? गवर्नमेंट को, आपने जैसे प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया था, अगर 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक एनुअल लॉसेस एसओईज के कंट्रोल नहीं होंगे, अगर गवर्नमेंट सीरियसली अपना बजट कंट्रोल नहीं करेगी, तो वो पैसा जो डेवलपमेंट में जा सकता है, जो हेल्प आउट करने में इंपॉर्टेंट सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में जा सकता है, वो पैसा तो हम उधार लेके, डोमेस्टिक बोरोइंग हैज गॉन थ्रू द रूफ। लेकिन सुखैर साहब ये बताइए कि वो तो अगर वो पैसा ना आए, अगर गवर्नमेंट बोरो ना करे और ये बैंक्स जो हैं वो एक इजी, उनके लिए तो शायद दुनिया में इस कदर आसान मुनाफा कमाना नहीं है जो गवर्नमेंट में यहाँ पे उनकी बोरोअर बन जाती है और आपको सॉवरेन गारंटी मिल जाती है और बेस्ट रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर ये पैसे ना उठाए बैंकों से तो फिर सरमाया लाए कहाँ से अपना काम करने के लिए? सर बात ये है कि गवर्नमेंट सबसे पहले तो, मेरी प्रपोजल ये है, जीरो बेस्ड बजटिंग करे, दोबारा से हर पोस्ट को, हर इदारे को जस्टिफाई करे कि ये इतनी पोस्टें चाहिए, इतना खर्चा चाहिए, कम से कम 20% अपना कम करे, एसओई लॉसेस कम करे। आप इससे कम से कम 2 ट्रिलियन का खर्चा तो सीधा कम कर सकते हैं। आपकी बोरोइंग कम होगी, आपकी डोमेस्टिक डेट के ऊपर सर्विसिंग कम होगी, यही इसी तरह से स्पेस निकल सकती है। आपने एक मौका, मैं कहना चाहूँगा कि मिस किया, इंटरेस्ट रेट्स में कमी का। जब आपका इन्फ्लेशन 3.5% पे आ गई थी, आपने 11% पे कंटिन्यू किया।
अगर हम इंटरेस्ट रेट उस टाइम नीचे ले आते, 9% पे ले आते, 1.2 ट्रिलियन रुपीस उससे बचता था। लेकिन हम बहुत मोहतात चल रहे हैं, चलें, अच्छा हुआ वो फेज गुजर गया। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आपको एसओई लॉसेस कम करके इमीडिएटली अपना वो जो 700-800 अरब रुपया है उस पर जाना चाहिए कम करने के लिए। आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए। एंड सेकेंडली लेकिन आपको ये कैसे कम होंगे सुखैर साहब? देखिए, ये तो अगेन ईजियर सेड देन डन। कैसे हुई लॉसेस कम करें? ये हमारे 900 बिलियन के करीब जो हैं वो एक्सचेकर से ये खा जाते हैं। लेकिन ये हम खुद यहाँ पे 25-30 साल से ख़ास तौर पे सिर्फ इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। 7 सक्सेसिव गवर्नमेंट जो हैं वो सब फेल हो गई एसओईज़ को इम्प्रूव करने में। और आपने देखा कि एसओईज़ भी इम्प्रूव नहीं हुई, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हुई। और प्राइवेटाइजेशन ख़ास तौर पे अगर हम ये बिजली के इसमें देखें, ये डिस्कोस की जो बात कर रहे हैं हम, 5 सक्सेसिव गवर्नमेंट मुसलसल कहती रही कि करना है, हम कर रहे हैं, इनके बोर्ड बदलेंगे, अब कुछ करेंगे, कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। ना वो होती है, ना ये एसओईज़ में इम्प्रूवमेंट होती है, ना ये प्राइवेटाइजेशन होती है। तो ये क्या इसकी इतनी बड़ी क्या पहाड़ इसके सामने खड़ा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इसको नहीं हिला पा रही है? सर, पहली चीज तो मेरी दानिश में एक इन प्रिंसिपल डिसीजन लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रिमेन इन बिजनेस जी। फॉर एनी थिंग फॉर विच प्राइवेट मार्केट एग्जिस्ट, कंपेटिटिव मार्केट एग्जिस्ट। मतलब कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट तो होनी चाहिए। 2 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, उसे लेके चले आगे प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद नवाज सुखैरा हमारे साथ थे। सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, पाकिस्तान के बहुत मुमताज़ साबिक सिविल सर्वेंट। अब एक बहुत उम्दा थिंक टैंक चला रहे हैं, इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट। हमारी बात हो रही थी जनाब सुखैरा साहब से।